हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो आज इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु के साथ ही शुरू हो गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो ये शुरुआत हमारे बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने क्या किया, भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट किया था। जिसने क्या किया था, भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट किया था और एक नए युग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मूल मंत्र क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक पक्ष का बहिष्कार करना। क्या था इस आंदोलन का मूल उद्देश्य, क्या था कि हमने क्या करना है, ब्रिटिश सरकार के हर पक्ष का बहिष्कार करना है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरी हो, सभी चीज़ों का बहिष्कार करना है। तो फिर आपसे पूछा जाए कि बहिष्कार की बात की जाए तो बहिष्कार किन किन चीज़ों का किया जा रहा था। पहली चीज़ आती है हमारी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इसमें हमारे विदेशी कपड़े, वस्तु और उपभोग की जितनी भी चीज़ें हैं विदेशी, उन सब का बहिष्कार करना है। फिर दूसरा आता है शिक्षा का बहिष्कार। तो छात्रों ने क्या किया, सरकारी कॉलेजों, सरकारी स्कूलों सभी का बहिष्कार कर दिया। फिर न्यायालयों के बहिष्कार की बात करें तो वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। फिर उपाधियों और सम्मानों का त्याग की बात करें तो भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई जितनी उपाधियां और सम्मान थी, ये वापस लौटा दिए। जैसे कि पूछा जाए किसने क्या लौटाया, तो हमारे महात्मा गांधी जी को जो बोअर पदक मिला था, जो हमारे उस समय जो हमारे दक्षिणी अफ्रीका के अंदर उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो बोअर किसानों के खिलाफ, डच किसान थे बोअर किसान, तो उसके लिए गांधी जी को बोअर पदक, जुलू पदक और केसर-ए-हिंद, ये 3 पदक मिले थे। तो उनको महात्मा गांधी जी ने वापस लौटा दिया। केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को जो पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या है, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इस वजह से अंग्रेज़ों ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी उन्हें। तो तीनों चीज़ें उन्होंने वापस लौटा दी। जमनालाल बजाज ने क्या, अपनी जो राय बहादुर की उपाधि थी ये वापस लौटा दी। तो उस उपाधियों और सम्मानों का त्याग किया गया। फिर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने घोषणा की कि इस आंदोलन के माध्यम से हम 1 वर्ष के भीतर भीतर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। शुरुआत की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि 1 वर्ष का समय लगेगा, यदि आप हमारा साथ देंगे, सभी असहयोग करेंगे, तो 1 साल के भीतर भीतर हम क्या करेंगे, स्वराज प्राप्त कर लेंगे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने क्या किया, तिलक स्वराज कोष की स्थापना की, कि मतलब सभी लोग क्या अपनी स्वेच्छा से इस कोष के अंदर क्या पैसा दान कर सकते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, जो हमारा आंदोलन है इसको विस्तृत करने के लिए किया जाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, तिलक स्वराज कोष की स्थापना की। और ऐसा माना जाता है तिलक स्वराज कोष में उस समय 1920 का समय है ये, उस समय 1 करोड़ से अधिक की राशि इकट्ठा हो गई थी। अंदाज़ा लगा सकते हैं आज के समय में ये राशि लगभग माने तो 1000 करोड़ के आसपास मान सकते हो। तो तिलक स्वराज कोष इतना बड़ा हो गया था। इसका उद्देश्य क्या, आंदोलन के लिए धन जुटाना था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। मतलब इस आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सी चीज़ हुई थी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। मतलब पैंट, शर्ट, पतलून, ये उस समय विदेशी वस्त्र माने जाते थे, तो इनका बहिष्कार किया गया। अनेक वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। कौन कौन से वकील थे इनमें, जैसे हमारे चित्तरंजन दास, CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दोनों पिता पुत्र की जोड़ी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी वकील थे। बहुत सारी स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई ताकि बहिष्कार किए जाने के बाद सरकारी संस्थानों का एक विकल्प मिल सके कि सरकारी संस्थानों के बजाय किन संस्थानों में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या, अनेक स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। जैसे हमारे एक तो बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, ये आज भी कार्यरत है, चारों के चारों संस्थान। तो उस समय ये स्थापित किए गए थे ताकि जो बच्चे हैं इन संस्थानों में पढ़ाई कर सके। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता नेशनल कॉलेज थे, इनके प्रिंसिपल बने। ये वही कलकत्ता नेशनल कॉलेज है जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या है, कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो इसके प्रिंसिपल बनते हैं हमारे कौन, सुभाष चंद्र बोस। ताड़ी की दुकानों पर धरना देना भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। मतलब जो शराब की दुकानें थी, तो महिलाओं ने क्या किया, परेशान होकर उनकी दुकानों के आगे धरना दिया कि मैं सोचा कि हम कुछ नहीं तो यही करें। तो उन्होंने क्या किया, जबकि ये आंदोलन का मूल कार्यक्रम का हिस्सा भी नहीं था। मतलब महात्मा गांधी जी ने ये कहा भी नहीं था कि ताड़ी की दुकानों को बंद करना है, लेकिन महिलाओं ने क्या किया, ताड़ी की दुकानों पर धरना देना सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था।
असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेताओं की बात करें तो उसमें कौन कौन थे? हमारे चित्तरंजन दास और उनकी पत्नी बसंती देवी। यदि आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के दौरान तो कौन कौन से जो नेता थे सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे, तो आपको बताना चित्तरंजन दास और उनकी पत्नी बसंती देवी। मोहम्मद अली को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया था। क्या मोहम्मद अली को भी, ये मोहम्मद अली जिन्ना है, आप इसे याद रखेंगे, तो मोहम्मद अली को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया था। अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। तो इसके तो वैसे तो कई कारण थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी, लेकिन हम फिर भी देखें कौन कौन से कारण थे। पहला कारण तो आता है बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि एक आंदोलन हुआ था जिसे हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। ये हमारे 1905 में हुआ था और 1908 तक आते आते समाप्त हो गया था। तो ये काफ़ी पुराना हो गया था, मतलब 1920 तक आते आते देखे तो लगभग 15 साल हो गए थे इस आंदोलन को। तो इसके बाद कोई बड़ा अखिल भारतीय जन आंदोलन नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ बढ़ते असंतोष को एक संगठित अभिव्यक्ति की आवश्यकता थी, मतलब एक आंदोलन की आवश्यकता थी, इसलिए हमारा असहयोग आंदोलन हुआ। फिर लखनऊ अधिवेशन का प्रभाव, मतलब 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें हमारे नरम दल और गर्म दल का विलय हो गया था, जिससे क्या कांग्रेस में एकता लौट गई और जनता की अपेक्षा इससे बढ़ जाती है। जनता क्या है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लग जाती है। फिर होम रूल लीग का आंदोलन का आधार, तो होम रूल आंदोलन जो हमारे एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया था, तो इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया था। क्या किया था? असहयोग आंदोलन के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। क्या तैयार हुआ इसके अंदर? तो इसने क्या किया, राजनीतिक चेतना का विकास किया और स्वशासन की मांग थी, इसको लोकप्रिय बनाया। क्या किया इसने? राजनीतिक चेतना का विकास किया, साथ ही साथ स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाया। बहुत सारी समितियों के निर्माण से, मतलब विभिन्न समितियों के निर्माण से राष्ट्रीय आंदोलन को संगठनात्मक स्वरूप प्राप्त होता है। इस दौरान क्या बहुत सारी समितियों का निर्माण भी होता है। फिर होम रूल आंदोलन के परिणामों की कमी ने, क्या होम रूलिंग आंदोलन के परिणामों की कमी ने जनता में असंतोष पैदा किया, क्योंकि होम रूलिंग आंदोलन इसी वजह से समाप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि अगस्त घोषणा की गई थी। क्या अगस्त घोषणा की गई थी जिसके तहत कहा गया था कि जनता को, या भारतीय जनता को क्रमिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। 1919 के जो हमारा भारत शासन अधिनियम था इसके अंतर्गत, जिसने क्या एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता को रेखांकित किया कि 19 जनता क्या थी, 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उससे परेशान थी, उसका प्रति असंतोष था, इसलिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई। फिर 1919 में हमारे रॉलेट एक्ट आता है, तो उसका आक्रोश था। तो 1919 का रॉलेट एक्ट, जिससे क्या कहा जाता था, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा। तो इसने भारतीयों में भारी असंतोष पैदा किया था, जिसने भारत को बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। जो ब्रिटिश सरकार है, तो ब्रिटिश सरकार को क्या दिया गया, बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया था। फिर एक खतरनाक काम हुआ, खतरनाक काम क्या, शर्मनाक कह सकते, खतरनाक नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके बाद बनी हंटर कमेटी, जिसे लीपापोती कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने, जो रिपोर्ट आई थी हंटर कमेटी की उसको। तो हमारे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों को स्तब्ध कर दिया, मतलब इतना जो झकझोर करके रख दिया। इसके बाद हमारे जो हंटर कमेटी बनाई, जो हमारी ब्रिटिश सरकार ने, जिसने क्या किया, दोषियों को पर्याप्त दंड नहीं दिया। तो इससे क्या भारतीय जनता को और भी नाराज़ कर दिया। बल्कि हमारे जो रॉबर्ट थे डायर, उनको तो मान की तलवार भी भेंट की गई थी। तो उनका तो सम्मान किया गया एक तरह से, न कि उनको कोई दंड दिया गया, जो हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो आरोपी थे, दोषी थे, उनको। फिर 1919 के सुधारों में से असंतुष्टि, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, तो इससे भारतीय असंतुष्ट थे, मतलब संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये भारतीय को वास्तविक शक्ति हस्तांतरण करने में विफल रहे थे। आपने देखा था इसके अंतर्गत भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत केवल जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें केवल एक ही सदस्य को परमानेंट किया गया था। साथ ही साथ राज्यों में क्या द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई थी। राज्यों में द्वैध शासन या डायरकी की शुरुआत कर दी गई थी। तो इस तरह से जनता इससे असंतुष्ट थी। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दे रहे थे। क्यों? क्योंकि 1909 में हमारे मुस्लिम वर्ग को क्या है, पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो 1919 में हमारे सिख और जो एंग्लो इंडियन थे, उनको पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। तो इससे क्या जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। क्यों? क्योंकि ये सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दे रहे थे। फिर खिलाफत आंदोलन का समर्थन। खिलाफत आंदोलन जो हमारे तुर्की के खलीफा के पद के बचाव के लिए चलाया जा रहा था। पहले विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की हार जाता है, तो ब्रिटेन क्या करता है, हमारे तुर्की के अंदर क्या है,
जो खलीफा के पद को समाप्त कर देता है, और उसके पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो इस आंदोलन ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन करके असहयोग आंदोलन को एक व्यापक मुस्लिम भागीदारी का आधार बना दिया। बात करें पहले विश्व युद्ध, तो पहले विश्व युद्ध जो हमारे 1914 से 1918 के बीच में रहा था, इसके कारण भारतीय जनता कई समस्याओं का सामना कर रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ ही था। तो इस वजह से भारत के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जैसे भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही थी, खाद्य पदार्थों की कमी आ गई थी। युद्ध के दौरान युवाओं को सेना में जबरदस्ती भर्ती किया गया था, लेकिन युद्ध के बाद उनको बेरोजगार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले उनको भर्ती किया गया तो उनको अच्छा वेतन दिया गया, फिर जब युद्ध खत्म तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे वो बेरोजगार हो गए। सरकार ने युद्ध के दौरान करों में भी भारी वृद्धि कर दी गई थी। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की अनेक जगह पे हार हुई थी, जिससे उनकी अपराजियता का भ्रम टूट गया। क्योंकि पहले विश्व युद्ध में से पहले ये माना जाता था कि अंग्रेजों को कोई भी कहीं भी नहीं हरा सकता, लेकिन पहले विश्व युद्ध में देखा कि अंग्रेज भी बहुत जगह हार रहे थे। तो उनके जो अपराजियता का भ्रम था वो टूट गया, और भारतीयों को विश्वास हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य को भी चुनौती दी जा सकती है, मतलब अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। युद्ध में हमारे जो ब्रिटेन ने यूरोप में लोकतंत्र का समर्थन किया। जैसे हमारे जो भारतीय वहाँ यूरोप में जाते थे ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए, तब उन्होंने देखा कि ब्रिटेन क्या कर रहा है, यूरोप में लोकतंत्र का समर्थन कर रहा है कि सभी जगह क्या होना चाहिए, लोकतंत्र। लेकिन वो लोकतंत्र को भारत में लागू नहीं करना चाहता, क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि जिस चीज़ का ब्रिटेन समर्थन कर रहा है, जिसके लिए युद्ध लड़ रहा है, उस चीज़ को भारत में लागू नहीं करना चाहता। इस विरोधाभास से बुद्धिजीवी वर्ग नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि अंग्रेज क्या है, एक न्यायप्रिय लोग हैं। फिर महात्मा गांधी जी का चमत्कारी नेतृत्व। तो इस समय भारत को गांधी जी के रूप में एक चमत्कारिक नेतृत्व प्राप्त हो गया था, जिन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के नए सिद्धांतों के साथ, तो इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह और अहिंसा के नए सिद्धांतों के साथ जनता को एकजुट करने की क्षमता दिखाई थी। तो ये हमारे कुछ कारण थे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब बात करते हैं किस प्रकार ही शुरू हुआ। तो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन और असहयोग प्रस्ताव किस तरह से पास हुआ उसकी बात करें। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस का औपचारिक समर्थन 2 अधिवेशनों के माध्यम से मिलता है। पहला अधिवेशन आता हमारा कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। क्या पहला आता हमारा कांग्रेस का विशेष अधिवेशन? ये हमारे सितंबर 1920 में हुआ था। जगह कौन सी थी? कलकत्ता। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये हमारे लाला लाजपत राय जी को बनाया गया इसका अध्यक्ष। तो इस अधिवेशन में हमारे महात्मा गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया, और चित्तरंजन दास या CR दास जो चुनाव का बहिष्कार का विरोध कर रहे थे, और लाला लाजपत राय जो शिक्षा के बहिष्कार का विरोध कर रहे थे, इन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। क्यों? क्योंकि चित्तरंजन दास के चुनाव के बहिष्कार का विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम चुनाव तो लड़ेंगे। तो वैसे लाला लाजपत राय क्या कह रहे थे कि आप सभी चीज़ों का बहिष्कार करो, लेकिन शिक्षा का बहिष्कार मत करो। ये आप खास लाए नहीं, आप इसको कहीं हल्के में ना लें। कि चित्तरंजन दास चुनाव का बहिष्कार का विरोध कर रहे थे, जबकि लाला लाजपत राय किसका विरोध कर रहे थे कि आप बच्चों को शामिल मत करो। असहयोग आंदोलन बड़े बड़े लड़ो, खूब आंदोलन करो, लेकिन बच्चों को इसके अंदर शामिल मत करो, बच्चों को स्कूलों से बाहर मत निकालो, बच्चों को तो पढ़ने दो। तो लाला लाजपत राय कह रहे थे कि शिक्षा का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। जो स्कूल जा रहा है, चाहे सरकारी में जा रहा है, चाहे प्राइवेट में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसको बच्चों को इस आंदोलन में शामिल मत करो। हालांकि मोतीलाल नेहरू और अली बंधु जो हमारे मोहम्मद अली शौकत अली हैं, इनके सहयोग से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। कि काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का, ये पारित हो ही जाता है। फिर दूसरा अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का एक नियमित अधिवेशन हुआ था, रेगुलर सेशन। तो हमारे दिसंबर 1920 को दूसरा सेशन होता है। ये हमारे नागपुर में होता है, और अध्यक्ष कौन बनते हैं? वी राघवाचारी। तो इस अधिवेशन में CR दास, चित्तरंजन दास ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया, और इस बार ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाता है, मतलब इसका कोई भी विरोध नहीं करता है। जबकि पहले वाला जो प्रस्ताव था, इसमें हमारे चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय दोनों ही इसका विरोध करते हैं, लेकिन इनके कुछ मुद्दे थे, उन्हीं का विरोध कर रहे थे, न कि ये असहयोग आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे थे। तो इस सम्मेलन में जो हमारे नागपुर में हुआ था, इस सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली है, कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन क्या किया उन्होंने कि एक 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। क्या 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया, जिससे कांग्रेस का संगठन और प्रभावी हो सके। भाई पहले तो क्या है, कांग्रेस को एक व्यवस्थित रूप नहीं दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया कि एक 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया,
जो ये तय करेगी कि कांग्रेस और जितने भी आंदोलन हो गए वो किस प्रकार से किए जाएंगे, वो तय करेंगे 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति। और भाषा के आधार पर कांग्रेस की प्रांतीय समिति का गठन किया। जैसे हमारा दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट और जितने भी जगह हैं उन सभी जगह पर कांग्रेस की प्रांतीय समिति का गठन किया, और वो भी किस आधार पर, भाषा के आधार पर, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा सके। और फिर कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 25 पैसे निर्धारित कर दी कि कोई भी व्यक्ति यदि कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता है तो उसको 25 पैसे का शुल्क देना पड़ेगा। अब ये मान लीजिए 25 पैसे आज के समय में 25,000 रुपये के आसपास रहे होंगे, जिससे आम लोगों के लिए सदस्यता सुलभ हो सके और इसे एक जन संगठन बनाया जा सके। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने तो इसके घटा के 25 पैसे कर दिया। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो 25,000 रुपये के बराबर रहे होंगे। तो ये आप सोच सकते हैं पहले कितने रहते होंगे। तो 25 रुपये मतलब लाख 2 लाख रुपए हुआ करता होगा आज के हिसाब से देखें तो कांग्रेस की सदस्यता शुल्क। तो महात्मा गांधी जी ने इसको घटाया। वैसे घटाने से क्या फ़ायदा हुआ, आम आदमी भी इसका सदस्य अब बन सकता है। अब आप सोचते हैं 25 पैसे तो बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए ये कौन से परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। ये 1920 के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, आज से 105 साल पहले। तो उस समय 25 पैसे एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तीसरा अधिवेशन आता हमारा कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन। ये हमारा 1921 में हुआ था अहमदाबाद में। इसके अध्यक्ष बने थे हमारे चित्तरंजन दास। अध्यक्ष तो थे, लेकिन उस समय वो जेल चले गए थे, इसलिए हकीम अजमल खान ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इसकी अध्यक्षता की थी। जो हमारा कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की, हकीम अजमल खान ने। तो इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस क्या है, बारदोली से, कांग्रेस क्या करेगी, बारदोली से 12 फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेगी। आप ही सोचेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 के आसपास हुआ था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की तारीख तय की गई थी 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की बात की गई थी। जो हमारा कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन था उसमें यह आंदोलन कर नहीं देने पर आधारित होगा। मतलब सभी कर देने, मतलब टैक्स नहीं देने की बात कही कि कोई भी टैक्स नहीं देगा। इस बात से शुरुआत करेंगे, कब से, 12 फरवरी 1922 से। लेकिन ये तारीख आती ही नहीं है। अब बात करते हैं इसी दौरान क्या, 12 फरवरी और 4 फरवरी, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि 12 फरवरी को तय किया गया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन हमारा कांड हो जाता है कब, 4 फरवरी को। अब बात करते हैं इससे कुछ दिन पहले, तो हम बात करते हैं क्या है समस्या, क्या हुआ, तो उसके बारे में बात करें। तो हमारे कांड का नाम क्या है, चोरा चोरी कांड और आंदोलन की समाप्ति। समय था हमारा 4 फरवरी 1922। जगह थी हमारी चोरा चोरी, चोरी चोरा। ये हमारे कहाँ है, गोरखपुर ज़िले में, जो हमारा उत्तर प्रदेश है आज का। तो वहाँ पे चोरा चोरी नाम की जगह है, वहाँ पे ये घटना हुई थी। तो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पे उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। आग लगाने से क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। तो आप समझ सकते हैं, वैसे तो ये उग्र नहीं थी, वैसे तो एक शांत प्रिय भीड़ थी जो आंदोलन कर रही थी। आंदोलन करते हुए कुछ पुलिस वालों ने उनको चिढ़ाया और चिढ़ा के पुलिस थाने में अंदर बंद कर लिया, गेट वेट बंद कर लिए और छुप के बैठ गए। तो भीड़ उग्र हो जाती है और इसी वजह से वो 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। गांधी जी के निर्णय की बात करें तो ये इस हिंसक घटना ने गांधी जी को गहरा आघात पहुंचाया। क्यों, क्योंकि वे आंदोलन को पूरी तरह से अहिंसक रखना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, तत्काल निर्णय लिया और आंदोलन को वापस ले लिया। जबकि कुछ समय बाद, मतलब 8 दिन बाद ही क्या होना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी थी, जबकि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। अब बात करें आंदोलन की समाप्ति, तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। के बाद जहाँ से हमारी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की बात कर रहे थे, उसकी बजाय तो हमारे असहयोग आंदोलन को भी समाप्त करने की बात कर दी जाती है। अब सवाल सबसे बड़ा आता है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के क्या कारण थे? क्या केवल एक चोरा चोरी कांड ही इसके लिए जिम्मेदार था या और भी कोई कारण थे? तो महात्मा गांधी जी ने इसके कारण बताए कौन कौन से, जिनकी वजह से जो असहयोग आंदोलन है इसको वापस लिया गया। पहला कारण था आंदोलन का हिंसक होना। गांधी जी को डर था कि यदि आंदोलन का हिंसक हो गया तो एक गलत दिशा हाथों में चला जाएगा। क्या, यदि आंदोलन का हिंसक हो जाता है तो गलत हाथों में चला जाएगा। अब ब्रिटिश सरकार इसको आसानी से कुचल देगी। ब्रिटिश सरकार भी तब तक चुप है जब तक कोई हिंसक घटना नहीं घटित होती। तो इसलिए
दूसरा, सत्य और अहिंसा के मूल्य। महात्मा गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा जैसे मूल्य क्या स्वराज से भी ज़्यादा प्रिय थे। कि सत्य और अहिंसा से जैसे मूल्य क्या थे, महात्मा गांधी जी को स्वराज से भी ज़्यादा प्रिय थे। वो मानते थे कि हिंसा जैसे गलत साधन के प्रयोग से स्वराज रूपी उचित साध्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। महात्मा गांधी जी क्या मानते थे कि हिंसा से के माध्यम से यदि आप स्वराज प्राप्त करेंगे तो वह भी अराजकता फैलाएगा। फिर एक रणनीति थी महात्मा गांधी जी की, संघर्ष विराम संघर्ष की। तो महात्मा गांधी जी की यह दीर्घकालिक रणनीति थी। उनका मानना था कि आंदोलन को एक ऐसे बिंदु पर जाके रोकना जरूरी था ताकि लोगों में निराशा का भाव न आए और उनकी ऊर्जा बची रहे। ये जनता को क्या है, एक विश्राम का समय देने का वक्त था कि विश्राम मिलना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और भविष्य के संघर्षों के लिए उसको तैयार करने का तरीका था ताकि आंदोलन को एक समय पे रोकना। फिर 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था महात्मा गांधी जी ने। तो हमारे आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी, मतलब स्वराज नहीं दिया, जिससे जनता में निराशा आने लग जाती है कि भैया 1 साल क्या, यहाँ तो लग रहा है कि 20 साल में भी आज़ादी नहीं मिलेगी। फिर कर न देने के आंदोलन का दबाव। कांग्रेस के 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन के बाद से गांधी जी पर कर नहीं देने के आंदोलन, मतलब नो टैक्स मूवमेंट का दबाव बढ़ता जा रहा था कि हमें एक आंदोलन चलाना चाहिए जिसका नाम क्या होगा, नो टैक्स मूवमेंट। गांधी जी जानते थे कि इन परिस्थितियों में ऐसा करना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जनता अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है इस आंदोलन को करने के लिए। फिर खिलाफत आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है। उसकी बात करें तो खिलाफत आंदोलन के कारण मुस्लिम असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन तुर्की में क्या हुआ, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क इसके नेतृत्व में खलीफा के विरुद्ध क्रांति के बाद, क्यों? क्योंकि वहाँ क्रांति हो जाती है और खलीफा के पद को ही ख़त्म कर दिया जाता है। जब खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर खिलाफत आंदोलन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद खिलाफत आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है और मुसलमानों की संख्या क्या है, असहयोग आंदोलन में कम हो जाती है। फिर आंतरिक अंतर्विरोध की बात करें तो आंदोलन के दौरान भारतीय समाज के अंतर्विरोध उभरने लग गए थे। जैसे आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, जैसे किसान और ज़मींदार आपस में लड़ने लगे। इस आंदोलन के दौरान क्या होता है, किसान और ज़मींदार आपस में लड़ने लगे, मजदूर और पूंजीपति लड़ने लगे, हिंदू बनाम मुस्लिम लड़ने लगे। मोपला विद्रोह को तो आप वैसे भी जानते होंगे। ये आंतरिक संघर्ष आंदोलन की एकता को कमज़ोर कर रहे थे। ये संघर्ष क्या कर रहे थे, आंदोलन की एकता को कमज़ोर कर रहे थे। अब इस तरह देखें, ये आंदोलन खत्म हो जाता है। अब आंदोलन का महत्व देखते हैं। असहयोग आंदोलन क्या भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। कैसे देखते हैं, क्यों? क्योंकि इसके क्या परिणाम निकले उसकी बात करें। पहली बात करें, यह सबसे बड़ा पहला जन आंदोलन माना जाता है। यह भारत का पहला जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्ग, मतलब छात्र, महिलाएं, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। दूसरा, मुस्लिम भागीदारी। तो इस आंदोलन से बड़ी मुस्लिम संख्या में जुड़े थे कि मुस्लिम क्या बड़ी संख्या में जुड़े थे, जो हमारे खिलाफत आंदोलन के समर्थन के कारण संभव हुआ था। इसके बाद के आंदोलनों में ऐसी व्यापक मुस्लिम भागीदारी कम ही देखने को मिली थी, क्योंकि मुस्लिमों ने जो कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए किसी भी आंदोलन में इतनी संख्या में भाग नहीं लिया। तो महिलाओं की भागीदारी। असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने बड़े स्तर पर भाग लिया था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी बढ़ती भूमिका का प्रतीक था। फिर व्यापकता की बात करें तो यह आंदोलन का संपूर्ण भारत में विस्तृत था, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता स्वतंत्रता के लिए इकट्ठा या एकजुट हो सकती है। फिर नए उपकरण की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे नए और शक्तिशाली उपकरण मिले थे। कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या था, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे नए और शक्तिशाली उपकरण मिले थे, जो क्या है, गांधी जी के नेतृत्व की पहचान बन गए। फिर स्वदेशी आंदोलन को लाभ की बात करें तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से क्या हुआ, हमारे स्वदेशी उद्योग धंधों को फायदा हुआ और इससे हमारी खुद की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। अनेक स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। जैसे हमने देखा बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और जो हमारे गुजरात विद्यापीठ है अहमदाबाद की, तो उसमें उसका विकास होता है और हमारे राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। और स्वराज का लक्ष्य, तो यह स्वराज के लक्ष्य के साथ शुरू होने वाला पहला जन आंदोलन था। हालांकि स्वराज को स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया था, स्वराज तो मिलेगा लेकिन स्वराज की प्रकृति क्या होगी। अब असहयोग आंदोलन की कमियां देखते हैं। आंदोलन तो हुआ लेकिन इसकी कुछ कमियां भी थी। अपने महत्व के बावजूद असहयोग आंदोलन में बहुत सारी कमियां थी, जैसे हिंसक घटनाएं होना। असहयोग आंदोलन अनेक स्थानों पर हिंसक हो गया, जो हमारे गांधी जी के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत था। अब देखिए कौन कौन सी घटनाएं हुई थी।
जैसे हमारा मोपला विद्रोह मैंने आपको बताया था। तो केरल में किसानों का जमींदारों के खिलाफ विद्रोह होता है, जिसके बाद से क्या है, ये सांप्रदायिक रूप धारण कर लेता है। 1921 में हमारे प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं। वेल्स के जो प्रिंस है वो हमारे भारत आते हैं, तो उनकी यात्रा के समय बॉम्बे में दंगे हो जाते हैं। और चोरा चोरी कांड तो फेमस है ही, जिसने क्या आंदोलन को समाप्त करने का कारण बना, चोरा चोरी कांड। फिर हिंदू मुस्लिम एकता का क्षणिक होना, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता आंदोलन के प्रारंभ में स्थापित हुई थी। क्या हिंदू मुस्लिम एकता आंदोलन के प्रारंभ में स्थापित हुई थी, लेकिन कालांतर में जब तुर्की में खलीफा के पद की समाप्ति हो गई तो उसके बाद मुस्लिमों की संख्या कम हो जाती है और एकता भी स्थायी नहीं रह पाती। फिर सांप्रदायिक स्वरूप, असहयोग आंदोलन अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक हो गया था। असहयोग आंदोलन क्या होता है, अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक हो गया। विशेषकर देखें तो मोपला विद्रोह में सांप्रदायिक हो जाता है। फिर बात करें सीमित बहिष्कार, तो विदेशी बहिष्कार में भी केवल वस्त्रों का बहिष्कार ही अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। क्या विदेशी बहिष्कार की बात करें तो विदेशी बहिष्कार में भी केवल वस्त्रों का बहिष्कार ही अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, अन्य वस्तुओं का बहिष्कार उतना प्रभावी नहीं हो पाया। बात करें हमारे स्वराज की अस्पष्टता, तो गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे, लेकिन स्वराज को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया और यह हमारे निर्धारित समय सीमा में प्राप्त हो भी नहीं पाया, जिससे सभी को निराशा हुई। और फिर लास्ट देखें तो गांधी जी की गिरफ्तारी। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी पर राजद्रोह की धारा 124 लगाकर मुकदमा चलाया और उन्हें 6 वर्ष की सज़ा सुना दी। यद्यपि स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से गांधी जी को 2 वर्ष की बाद ही रिहा कर दिया गया। तो इस तरह आज के पार्ट में हमने देखा असहयोग आंदोलन के बारे में, उनके सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, कारण, परिणाम, कमियां। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।